मेरे पिताजी जो हैं वो आ रहे थे सर, बस से आ रहे थे, वो ड्यूटी से घर आ रहे थे सर वापस। तो उस दौरान सर उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो सर वहाँ पे 2012 में सर उनकी डेथ हो गई थी सर, नवंबर 22। वो सर सेक्रीफाइस जो था सर मेरे भैया और मेरी सिस्टर ने किया सर। उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक बार दरकिनार किया ताकि मैं पढ़ सकूँ, और फिर सर उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए सर मुझे मोटिवेट किया। खुद उन्होंने काम जो भी करना था सर, उन्होंने अपना छोटा बड़ा जो भी करना था सर, उन्होंने वो काम किया है और मुझे सर पढ़ने के लिए प्रेरित किया सर, मोटिवेट किया सर हमें। उन्होंने सर शुरू से ही कहा कि हाँ, अगर बनना है तो आरजेएस बनो। और क्वेश्चन भी सर आरजेएस में इसी टाइप के आते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन आया था एक बार, दहेज मृत्यु क्या है और उसके बारे में बताना चाहिए। तो सर अब अकेला आईपीसी में तो नहीं है सर, वो उन दोनों को लिंक करके उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है। तो सर ऐसी दशा में दोनों का लिंक करना सर काफी बेनिफिशियल होता है। बोला कि हे भगवान, आगे वाला क्वेश्चन मेरे को आता हो, और मैंने बस इतना ही बोला उनको। हेलो एंड नमस्कार। हाँ जी, स्वागत है आप सभी का लिंकिंग मुलाकात विद द जजेस, है ना। और इसी एपिसोड के क्रम में आज आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेके आने वाला हूं जो अपने जीवन के अंदर संघर्ष की मिट्टी से उत्पन्न हुआ है। अब संघर्ष की मिट्टी कुछ तो स्वाभाविक थी और कुछ ईश्वर ने उसके जीवन में डाल दी, है ना। आज की आप ये भी कह सकते हैं कि आज का जो एपिसोड है ना, वो कहानी है दो भाइयों की और एक बहन की, है ना, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर हर उतार चढ़ाव को देखा और कहीं कहीं जो है बीच में एक ऐसा मुकाम आया, बीच में एक ऐसा ठहराव आया जिसने पूरा एकदम, कहते हैं ना कि जब कोई चीज अनहोनी हो जाती है तो जीवन ठहर सा जाता है, वैसे भी इनके साथ में हुआ। और एक छोटे से मिडिल क्लास परिवार से आगे बढ़कर अगर कोई बंदा जिंदगी के अंदर सफलता हासिल करे, वो भी सिविल जज की, तो ये सोचने वाली बात है कि यहाँ पर जो है ना चमत्कार नहीं हुआ, यहाँ पर मेहनत जो है वो अपना रंग लेकर आई। तो आज मिलते हैं ऐसे ही एक मेहनती इंसान से। तो हमारे बीच में है डिंपल कुमार जी। स्वागत है डिंपल जी आपका। आई होप कि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। थैंक यू सर। तो कैसे हैं जज साहब? जज साहब ही कहना पड़ेगा, अब तो स्टूडेंट कह नहीं सकते। सर जो भी आपको उचित लगे सर। जो भी आपको उचित लगे। ओके। सो डिंपल कुमार जी, आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, गंगानगर के आसपास आपका गांव है कोई, कहाँ, क्या नाम है गांव का? सर सतराजेठ गांव का नाम है। सताई गांव का नाम है। ओके। और परिवार के अंदर आप जो है दो, एक भाई है आपके, एक सिस्टर है, दोनों ही आपसे बड़े हैं? यस सर। ओके। और माता जी हैं सर मेरे। और साथ साथ में माता जी ही है साथ में। अगर कहा जाए तो सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, ये सफलता जो है आपके भाई, आपके बहन और आपके माता जी तीनों के जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। क्या ये कहना सही रहेगा यहाँ पर? बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि एक बात मुझे आपके बारे में याद आ रही है। अभी आपकी क्या उम्र होगी डिंपल कुमार जी? सर अभी मैं 24 के आसपास हूँ। 24 के। तकरीबन तकरीबन 6-7 साल पहले जब आप 16 साल की हुआ करते थे, तो आपके जीवन में, आपके जीवन के, आपके परिवार के जीवन में एक सबसे बड़ा झटका आप लोगों को लगा था। क्या था वो अनहोनी जो आपको पूरा मतलब अंदर से तोड़ के रख दिया था? क्या थी वो अनहोनी डिंपल जी? सर मेरे पिताजी जो हैं वो आ रहे थे सर, बस से आ रहे थे, वो ड्यूटी से घर आ रहे थे सर वापस। तो उस दौरान सर उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो सर वहाँ पे 2012 में सर उनकी डेथ हो गई थी सर, नवंबर 22 को। शायद डिंपल कुमार जी ने पूरी बात स्पष्टता से नहीं बताई, क्योंकि ये पर्सन जो है ना वो जिंदगी में सिंपैथी पे बिलीव नहीं करता है। ये वो इंसान है जो लाइफ में अपनी मेहनत पे बिलीव करता है। लेकिन मैं आप लोगों की जानकारी के लिए जरूर बताऊंगा, क्योंकि जरूरी है ये जानना। क्योंकि कई बार इंसान जो होता है ना वो क्या करता है, हार जाता है अपने ही हालातों से, अपनी परिस्थितियों से, और फिर उन्हीं को जो है एक बहाना बना देता है अपनी असफलता का। लेकिन आप जो अगले 2 मिनट में जो कहानी सुनने जा रहे हैं ना, जरा अपने जीवन में उसको तोल के रखिएगा कि आपकी समस्याएं क्या वाकई में डिंपल कुमार जी जितनी बड़ी थी क्या। इनके पिताजी जो है वो एक होमगार्ड की ड्यूटी किया करते थे, और होमगार्ड की ड्यूटी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर अस्थायी एक तरह का जॉब हुआ करता था, जिसमें समय अनुसार जैसे कई बार दिन को भी ड्यूटी रहती थी, कई बार नाइट को भी ड्यूटी रहती थी। और जब कभी भी होमगार्ड में क्या कहता है, हर बार साल भर इनके लिए जॉब नहीं रहता है। जब कभी जॉब नहीं होता था उस समय जो है
इनके घर में एक टैक्सी, ऑटो टैक्सी हुआ करती थी, जिनके इनके पिताजी चलाया करते थे। डिम्पल जी, मैं सही कह रहा हूँ? जहां पर अगर मेरे से कोई तथ्य की भूल हो जाए, आप मुझे जरूर करेक्ट कीजिएगा। तो उस समय नहीं ऑटो सही है। टैक्सी आपके पिताजी चलाया करते थे और होमगार्ड की नौकरी करते थे। अब आप भी समझ सकते हैं कि होमगार्ड की नौकरी कोई लाखों का सैलरी का कोई पैकेज नहीं होता है। और जहां पे वो नौकरी करते थे, वो घर से जगह दूर थी, अलग थी। 1 महीने पहले दिवाली थी और दिवाली पर इनके पिताजी घर पे नहीं आ पाए थे, क्योंकि शायद उनको होमगार्ड की उस पद से छुट्टी नहीं मिली थी उस दिन, है ना? अवकाश नहीं मिला था। 1 महीने बाद जहां पर वो होमगार्ड की ड्यूटी करे थे, उनको छुट्टी मिली, तो अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहे थे। और जिस बस में आ रहे थे, एक तरफ परिवार जो अपने पिता का इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिता त्योहार पे नहीं आए, दिवाली पे नहीं आए, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार होता है, तो उस पर नहीं आ पाए। तो एक तरफ परिवार इंतजार कर रहा था और दूसरी तरफ पिता के मन में भी खुशी थी कि चलो भाई, आज त्योहार पे तो नहीं जा पाए, आज अपने बच्चों से, पत्नी से मिल लेता हूँ। और जिस बस में वो आ रहे थे, उस बस का एक सामने से आते हुए ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। और उस दर्दनाक एक्सीडेंट के अंदर इस जज ने, जो आपके सामने शख्सियत दिखाई दे रही, जज ने अपने जिंदगी का सबसे बड़ा पहलू, सबसे बड़ी प्रेरणा जो है उसको खो दिया। वो थे इनके पिता। तो 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खोया, परिवार एक तरीके से टूट गया था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता कहीं की खोलता जरूर है। इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो ईश्वर ने भी कहा कि अगर तू तेरी हिम्मत नहीं हार रहा है, तो मैं तुझे भी रुकने नहीं दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज एक कीमत अदा करती है। सौभाग्य कहीं के साथ में इस बात का रहा कि पिता की, देखो, इंसान की कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन इनके चाचा जी, इनके ताऊ जी, इन्होंने आपको जो है पूरा सहयोग किया। डिम्पल कुमार जी, आगे की कहानी मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। जब पिताजी का एक्सीडेंट में इस तरीके से डेथ हो गया, तो फिर आपका परिवार आर्थिक रूप से कैसे मैनेज हो पाया और आप अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट कर, क्योंकि हर पढ़ाई की कीमत होती है, बताइए। सर पिताजी की डेथ के बाद सर मेरे जो फैमिली है सर, जो मेरा परिवार है सर, जैसे मेरे महेंद्र भैया हैं सर, सबसे मेरे ताऊ जी के सबसे बड़े लड़के हैं सर वो, सुरेंद्र भैया, सुनील भैया, सुनिंदर भैया, और मेरे ताऊ जी हैं सर, रामेश्वर ताऊ जी। उन सब ने सर कभी ऐसे हमें अकेला नहीं छोड़ा सर। उन्होंने हमेशा सर हमें अपने बच्चों की तरह ही पाला सर, कभी अकेलेपन नहीं आने दिया सर हमारे सामने। और पढ़ाई सर जो मेरी थी सर, तो पढ़ाई के लिए सर जैसे आप कह रहे हो सर, सेक्रीफाइस तो सर करना पड़ा, लेकिन सर मुझे नहीं करना पड़ा। वो सर सेक्रीफाइस जो था सर, मेरे भैया और मेरी सिस्टर ने किया सर। उन्होंने अपनी पढ़ाई को एक बार दरकिनार किया ताकि मैं पढ़ सकूं, और फिर सर उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए सर मुझे मोटिवेट किया। खुद उन्होंने काम जो भी करना था सर, उन्होंने इतना छोटा बहुत जो भी करना था सर, उन्होंने वो काम किया और मुझे सर पढ़ने के लिए प्रेरित किया सर। आपके बड़े भैया का नाम क्या है? सर उनका नाम पूनम कुमार है। मैं आपको पूनम कुमार जी के बारे में एक छोटी सी बात और, मैंने कहा था ना शुरुआत में कि कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, ये कहानी है एक जज की, उसके भाई की और उसके बहन की भी, और साथ उनके माता जी की भी। पूनम जी, जो कि इनके बड़े भैया हैं, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब उन्होंने एलएलबी ज्वाइन की है। पूनम जी आपसे 2-3 साल बड़े हैं, अब जाके उन्होंने एलएलबी ज्वाइन की, जब उनको लगा कि हाँ भाई, उनका छोटा भाई जो है अब सेटल्ड हो गया है, अब मुझे भी क्या करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई है जो करनी चाहिए। और इस दरमियान तब तक 7 से 8 साल तक अपने परिवार का संबल बन के रहे वो, और इनके लिए भी आर्थिक सहयोग बन के रहे। तो एक तरफ बाहरी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इनके बड़े भैया ने अपने जीवन की पढ़ाई को छोड़ दिया, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, परिवार को आर्थिक सहयोग कराया। और वहीं दूसरी तरफ जो इनकी बड़ी बहन थी, उनको भी कहीं की अपना जो है पढ़ाई छढ़ाई जो छोड़ना पड़ा, ताकि पारिवारिक जिम्मेदारी को भी निभा सके वगैरह। तो ये एक चीज रही। और अब कहते हैं ना कि जब कहता है ईश्वर कई बार देर करता है, लेकिन सवेर जरूर करता है, सुबह जरूर आती है। और 2 साल पहले, डिम्पल जी, अगर मैं सही रिकॉल कर पा रहा हूं, तो मॉक इंटरव्यू जो आपका जेएलओ का हुआ था, उस समय आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, याद है आपको? यस यस सर, यस। तो जेएलओ, जूनियर लीगल ऑफिसर, जे लोग, हाँ, यस 2020 की बात कर रहे हैं। 20 में आपका एलएलबी कंप्लीट हो चुका था। उसमें आपने यस जेएलओ का एग्जाम 2020 में। पहली बार फाइट किया था और पहली अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने जेएलओ क्रैक भी कर दिया था। और उस समय भी मॉक इंटरव्यू के दौरान में वगैरह में, और कहते हैं ना ऑनलाइन एजुकेशन, कई बार हमें तो ये दिखता है कि सिर्फ एक कैमरा है, लेकिन इस कैमरे के पीछे न जाने कितने चेहरे उस समय जो है अपनी उम्मीद की पढ़ाई को पूरा कर रहे होते हैं, वो पता नहीं चलता। तो उसमें आपका जेलों में जैसे ही सिलेक्शन हुआ, परिवार के अंदर सबसे पहली खुशी की एक लहर दौड़ी। और शायद तभी से थोड़ी सी आर्थिक परिस्थितियां धीरे धीरे सुधरने लगी, डिम्पल जी। यस सर। हम्म। हाँ सर, आपकी उसके बाद खामोश। सर थोड़ा चेंज आया।
उसके बाद थोड़ा चेंज आया। अच्छा एक बात बताओ, जब जेलो बने और पहली सैलरी जब आपके हाथ में आई, वो एहसास कैसा था? सर काफी अच्छा लगा सर, और फैमिली के साथ शेयर करके सर सबसे ज्यादा अच्छा लगा सर। खुद हम्म। के हाथ में तो चलो सर अच्छा लगता ही है, लेकिन सर जब उसको फैमिली के साथ शेयर किया सर उस चीज को, सर सब तब सर दिल से सुकून मिला। नहीं देखो, सरकार सैलरी खाते में डालती है, फिर खाते से आपने एटीएम से विड्रॉ किया होगा, है ना? मुझे पूरा इस बात को फील करके याद करके बताओ कि उस समय का एहसास कैसे था। एटीएम से आपने पैसे विड्रॉ किए और वो विड्रॉ किए हुए पैसे आप घर जा रहे हो, अपनी बड़ी बहन को या भैया को या माँ को पकड़ा रहे हो कि देखो ये मेरी पहली जेलों की सैलरी आ गई। वो एहसास कैसा था उसमें? माता जी की, आपके भैया की एक्सप्रेशन कैसे थे, कुछ बता पाएंगे आप? सर एक्चुअली सैलरी मेरी थोड़ी सर जैसे थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चलते रहते हैं सर, उसमें थोड़ा लेट हो जाता है। हाँ। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी कि सर सैलरी आने वाली है, तो मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। तो उस दिन हाँ। जब सैलरी आई तो सर मैं हनुमानगढ़ था। तो फिर मैं अगले दिन गया सर घर पे, और फिर उस दिन फिर मैं जब मैंने बताया मम्मी को कि मम्मी मेरी सैलरी आ गई है, तो मम्मी काफी खुश हुए, कहते चलो बढ़िया है बेटा सैलरी आ गई तो। मतलब जैसे बागड़ी है सर हमारे फैमिली जैसे। तो फिर हाँ। मैं अगले दिन जब घर गया तो सर फिर मैंने उनको दिए, जो मेरे पास था सर पैसे निकाल के सर मैंने। तो फिर सर वो किन उनको किन को ज्यादा साथ में पैसे का लेके नहीं गए, था सर किन उनको। किन को साथ में लेके गए पैसे निकालने के लिए? सर मैं अकेले ही था एक्चुअली, मेरे पास एटीएम था तो मैं अकेले ही गया था। क्योंकि हाँ। उनको सर ज्यादा पैसे का इतना नहीं हुआ सर, मेरे को देख के ही वो खुश हो गए थे। हाँ, नहीं नहीं, बात पैसों का नहीं है, बात उस समय के यस सर। इमोशन का है। क्योंकि वो जो भावनाएं, वो जो खुशी होती है ना, वो पैसों में नहीं तोली जाती है। अब पता है, आपको शायद ना लगे, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि इन आंखों की जो पलके हैं उसके पीछे आंखों में अपने आप एक नमी आ रही है जब उस बात को आप सोच रहे हो, है ना? अपने आप को वो एक थोड़ी आंखें नम हो जाती है, स्वाभाविक होता है, वो एक खुशी के आंसू होते हैं अपने आप में, है ना? तो जेलो बनने के बाद में फिर आपने जुडिशरी का एग्जाम फाइट किया, लेकिन आपने वहां पर ड्रीम नहीं छोड़ा कि नहीं अभी जज बनना है। हाँ सर आप वो चाहते तो ये भी हो सकता था जेलो, चलो यस। ठीक है यार, महीने के 25-30 हजार तो आ ही रहे, फिक्सेशन ही है, जब रेगुलर हो जाएंगे तो 30-40 हजार आ जाएंगे, आराम से काम चल जाएगा। तो आप रुक भी तो सकते यस थे। फिर क्यों जुडिशरी के अंदर आया? आपको एक पोस्ट आपके पास में थी, काफी थी, फिर क्या है, जरूरत कहाँ थी? सर इसका जो रीजन जो है सर, वो जब मैं एलएलबी कर रहा था उसके दौरान सर, जब मैं कॉलेज रेगुलर जाता था सर, तो वहाँ पे सर थे हमारे। सर हम्म। उन्होंने जो मोटिवेट किया सर हमें, उन्होंने सर शुरू से ही कहा कि हाँ अगर बनना है तो आरजेस बनो। ठीक है, अभी सर जो जेएलओ की पोस्ट थी सर, उसको एज ए सर एक प्लेटफॉर्म सर मैंने साइकोलॉजिकल यूज किया सर। सेटिस्फेक्शन मान लो कि चलो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से संतुष्टि हुई, कुछ हासिल किया, लेकिन खुद को पूर्ण यस संतुष्ट मत करो, है ना? कहीं हाँ कहीं जी सर, यस ईश- सर। ईश्वर करे कि जो प्रोफेसर साहब ने आपको मोटिवेट किया, ऐसे प्रोफेसर साहब हर इंसान की जिंदगी में आए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है डिम्पल जी, यस कॉलेज की लाइफ जो चलती है ना, तो कॉलेज की लाइफ कहने को तो सिर्फ कॉलेज की लाइफ है, लेकिन कहने को हमारे इस युवा अवस्था का एक कन्वर्जन होता है, जो आपको मोड़ देता है कि हाँ ये रास्ता सफलता का है और ये रास्ता अपने आप है। तो आप एलएलबी रेगुलर जाते थे कॉलेज? यस सर, मैं रेगुलर जाता था सर। और वहां पे बकायदा आपके कॉलेज में पढ़ाई शढ़ाई भी बकायदा आप लेक्चरर साहब से, प्रोफेसर साहब से पढ़ते थे? तो यस सर। एक मिथ जो है कि कॉलेज के अंदर पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती, तो क्या आपका कॉलेज उसका अपवाद था? क्या आपके कॉलेज का क्या नाम है? सर मेरा कॉलेज का नाम है राजकीय विधि महाविद्यालय श्री गंगानगर। मतलब गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जहां से आपने किया था? यस सर। और वहां पर आप जाते थे, रेगुलर जाते थे, 1-2 घंटे क्लास अटेंड किया करते थे? हम्म। यस सर, रेगुलर जाता था सर मैं। क्लासेस लगती थी सर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, हम्म। लगातार क्लासेस लगती थी। तो आज अगर इस मंच से आप अपने उन प्रोफेसर साहब को दिल से धन्यवाद कहना चाहो, तो कुछ शब्दों में कुछ कहिए उनके लिए। सर वैसे तो सर मेरे पास शब्द नहीं है सर कि मैं उनको थैंक यू कह सकूं, लेकिन सर उन्होंने सर जो मुझे सर मोटिवेट किया, उन्होंने सर मेरे को एक दिशा दी सर। पहले सर मैं पहले दिन सर मैं एक वाक्य शेयर करना चाहूंगा कि सर जब हाँ। मैं हाँ। पहले दिन गया ना कॉलेज सर, हाँ। तो ना मेरे पास कॉपी थी ना मेरे पास पेन था सर। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सर मैं कितना सीरियस था पढ़ाई को लेकर। तो उन्होंने पहले दिन जाते ही सर मेरे को, मैंने कहा सर मेरे को एलएलबी क्लास लगानी है, फर्स्ट ईयर में मेरा अभी एडमिशन हुआ है। तो वहां पे बाहर बैठे थे कोई पर्सन, उन्होंने कहा कि आप 11 नंबर रूम में चले जाओ सर का शायद तो 11 नंबर रूम में क्लास लगनी थी। तो वहां पे कोई आया नहीं तब तक, जब तक मैं पहुंचा, शायद मैं जल्दी पहुंच गया था सर। तो मैंने कहा चलो सर के पास ही चलते हैं, प्रिंसिपल सर के पास मिल लेते हैं। तो मैं चला गया सर ऑफिस में, घुसा जैसे ही मैं, सर कहते हाँ बताओ। मैंने सर मैं क्लास लगाने आया था। कहते अच्छा,
कॉपी पेन कहाँ है आपका? तो मैंने कहा सर कॉपी पेन तो मैं लाया नहीं। तो वो कहता भाग जाओ यहाँ से। भगा दिया आपको वहां सर से? हाँ जी सर, मैं भगा दिया मेरे को। मैंने कहा कॉपी पेन लेके आओ चलो। सर फिर मैंने, एक दोस्त है मेरा योगेश, उसको मैंने फोन किया बाहर आके। मैंने कहा अरे भाई यार वहां पे सर आसपास कोई दुकान नहीं थी, या थी तो सर मेरे को तो पता नहीं था कि आपको कहाँ अपनी थी। लाइफ का पहला सबक वहीं पे मिल गया कि भैया कॉपी यस और सर। पेन ये दो नहीं है तो अपनी तो कोई पहचान नहीं है ना? नहीं है सर, बिल्कुल सर, उसके बिना कोई पहचान नहीं। उसके बिना पहला कोई एक्सपीरियंस पहचान उसी में नहीं। मिला सर। चलिए, तो ये आपके कॉलेज का सफर रहा। और आपकी स्कूलिंग भी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है? कहाँ से आपने अपनी स्कूलिंग की थी? सर स्कूलिंग मेरी एक प्राइवेट स्कूल से ही हुई है सर, मेरे गांव में ही था, BS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चक सतरांजय। तो हम्म। सर वहां से पढ़ा था सर मैंने। और ग्रेजुएशन जो मेरी थी सर, मतलब 12th तक तो सर मैंने उस स्कूल से पढ़ा है सर। और ग्रेजुएशन मैंने सर समय जो नॉन कॉलेजिएट होती है सर, उस तरीके से की थी सर मैंने, मैं प्राइवेट की थी ओके, चलिए। तो मैंने। आज एसडीएम उन स्कूल खालसा वालों को कॉलेज तो बड़ा फक्र तिरुवनंतपुरम। फील हो रहा होगा कि हमारा बच्चा जो है देखो फाइनली जज बन गया है ना? यस शायद बातचीत या डेफिनेटली। संपर्क हुआ होगा आपका या होने वाला होगा, है ना? चलिए। अभी तक तो तो हुआ नहीं सर। अरे हो जाएगा, चिंता ही मत करो, है ना? यस। निसंदेह कई बार क्या होता है, हम उसमें छोटे होते हैं ना, छोटे होते तो छोटे उस समय ना तो हमारे पास फोन होता है ना कुछ होता है। तो अब उनके पास अब यस। संपर्क करने का हो सकता है वो जरिया ढूंढ रहे होंगे कि भाई कैसे हाँ कांटेक्ट जी। करें उनसे वगैरह वगैरह। और कई बार क्या होता है, देखो हम तो बड़े हो जाते लेकिन ईश्वर जो है वो हमारे, जब हम छोटे थे वो तो बहुत बड़े हुआ करते थे ना। तो कई बार परिस्थितियों का अलग खेल भी रहता है, लेकिन हाँ निस्संदेह आपसे संपर्क हो ही जाएगा। अच्छा डिंपल कुमार जी, आप इस बात में बिलीव करते हो, आपकी उम्र अभी कितनी, 23-24 साल है? 24 साल है। 24 साल आपका उम्र है, ठीक है। आज के इस आधुनिक युग के अंदर ऑनलाइन जो एजुकेशन है क्या वो वाकई में स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है? आपको क्या लगता है? जैसे आपने भी लिंकिंग लॉस जो अपना यूट्यूब चैनल था वहां पे कई सारे लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड किए हैं, आप मॉक इंटरव्यूज के अंदर भी साथ में रहे हो, मेरे ख्याल से आप अनअकैडमी आपके वो स्पेशल क्लास के अंदर भी शामिल हुआ करते थे, कोई भी क्लास वगैरह में। तो ये ऑनलाइन यस सर। एजुकेशन वाकई में, यस सर। मतलब न सिर्फ लिंकिंग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, एक जनरल बात बताओ, ऑनलाइन एजुकेशन वाकई में क्या स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल हो सकती है आज के समय में? सर अगर ऐसा कहा जाए कि सर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है सर वो एक वरदान है, तो सर ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि सर हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए सर किसी भी कोने में बैठकर सर, और किसी भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट की सर कोचिंग अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो सर इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है सर। इससे तो अच्छा क्या ही हो सकता वरदान। है? यस सर। यस बिल्कुल। क्योंकि हम लोग कई बार जो है बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की महंगी महंगी फीस पे करते हैं, उसके बाद वहां पे रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, स्वास्थ्य नरम गरम हो तो दवाइयों का खर्चा, है ना? कई सारी चीजें रहती है। बिल्कुल सर। तो ऐसे मामलों के अंदर फिर क्या होता है कि जो किसी, मान लीजिए किसी की आर्थिक रूप से ऑलरेडी परीक्षा हो रही है, तो फिर उसके लिए बहुत दिक्कत है जो वहां पर हो जाती है। सर मैं, क्लास हाँ जी अच्छा। सर, वो क्लास भी सर मैंने ज्वाइन की थी सर। तो उसके आपके वो उसको भी सर रिवीजन मैंने, पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे? बिल्कुल सर। और जो आपने केस लो की सर क्लास ली थी सर, वो भी मैंने लैंडमार्क देखा जजमेंट सर। वगैरह। और yes, सर जो भी आपने सर बीच में सर एक सीरीज सीरीज चलाई थी सर आपने केसेस की, वो हम्म। भी सर मैंने पूरी केस लॉ देखी की थी सर। कहानी। यस सर। ओके। तो आपको क्या लगता है ये लिंकिंग टेक्निक के वाकई में आधुनिक जमाने के अंदर स्टूडेंट के लॉ पढ़ने के तरीके में बदलाव है, या हेल्पफुल होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल सर। सर पहले भी सर जब मैं पढ़ता था तो सर मैं प्रयास तो करता था, लेकिन सर मेरे को इतना पता नहीं था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है सर। लेकिन जब से सर हम्म। मैंने आपको देखा, फिर आपने जो आपके चैनल का भी नाम सर लिंकिंग लो है, तो सर उससे काफी सर ऐसे लगा कि हाँ सही पढ़ रहे हैं सर। मतलब एक डायरेक्शन को सर वेरीफाई कर दिया सर आपने कि हाँ सही जा रहे हैं सर। तो सर सही जा इससे रहे काफी फायदा होता है सर। और क्वेश्चन भी सर आज इसमें इसी टाइप के आते हैं। फिर जैसे क्वेश्चन आया था एक बार, दहेज मृत्यु क्या है और उसके बारे में बताना चाहिए। तो सर अब अकेला आईपीसी में तो नहीं है सर, वो उन दोनों को लिंक करके उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा है। तो सर ऐसी दशा में दोनों का लिंक करना सर काफी बेनिफिशियल हो सकता दहेज मृत्यु, डॉवरी डेथ, सेक्शन 304 बी आईपीसी, तो उसको फिर आपने है। यस सर। कनेक्ट कर दिया इंडियन पिनल कोड 498 ए से भी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन से भी कनेक्ट कर दिया, है ना? और प्रिजम्पशन वाला 113 बी इंडियन यस सर। एविडेंस एक्ट। तो ये लिंकिंग करने से एक साथ में 4-5 सेक्शन है जो कनेक्ट है, जो हो जाते हैं, और वो हमारा पढ़ाई जो है वो ज्यादा इफेक्टिव वहां पर कहीं कहीं रह जाता है। ओके। जी तो आपने मतलब इस टेक्निक को बहुत ही गहराई के साथ ऑब्जर्व किया, मुझे ऐसा लग रहा है। यस सर। प्रयास तो सर चलिए। किया है सर। आप जितना अच्छा तो नहीं अच्छा। कर पाते सर, लेकिन प्रयास जरूर किया। अच्छा, आज आपसे कोई बोले कि डिंपल कुमार
मैं तुमको देता हूं 10,000 रुपए और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस वो अपने बेरेक्ट जहां पे तुमने अपने हाथों से बहुत कुछ लिखा है, मुझे सिर्फ वो बेरेक्ट दे दो। तो क्या डिंपल कुमार जी 10,000 के बदले में वो बेरेक्ट देंगे? ये ऑफर क्या डील हो नहीं सकती सर, है? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, ये डील नहीं हो सकती। नो सर, 15,000 कर लेते हैं? नो सर, 20? नो सर, नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल। कारण क्यों है? अब आता हूं, ये तो बिल्कुल आपने सर कहा है नॉट फॉर सेल है, कारण क्या है ऐसा? अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप सभी लोग डिंपल कुमार जी के बेरेट को देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आता है तो डेफिनेटली फिर हम डिंपल कुमार जी से अलग रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके बेरेट का एक छोटा वीडियो बना के हमारे साथ में भेजो। अच्छा, वीडियो तो भेज दोगे कि उसमें भी नॉट फॉर सेल वाला डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं सर, आपके भेज तो देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, वो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। वो भेज देंगे ना? चलिए ठीक है। यस सर, अच्छा, अब बात करते हैं यस थोड़ा सा आपके इंटरव्यू सेशन के बारे में। आपका पढ़ाई का लेवल हिंदी मीडियम रहा है, राइट? यस सर। हिंदी मीडियम रहा, तो आपके मन में ग्लानि कभी नहीं आया कि यार हिंदी मीडियम वालों का सिलेक्शन होता नहीं है और मेरा पता नहीं कैसे होगा कि नहीं होगा? ये ईमानदारी से बताना, ये मन में शंका थी या नहीं थी? नहीं सर, ऐसा कभी आया नहीं सर माइंड में कि हाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का, ऐसा सर कभी नहीं आया मन में। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, हमारे तो सर उन्होंने कभी ऐसा बताया ही नहीं कि हाँ हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता। तो सर कभी मन में ऐसा आया भी नहीं सर। एग्जैक्टली, और ऐसा लाना भी नहीं चाहिए, ऐसा लाना भी नहीं चाहिए। यस सर। लेकिन कई बार क्या होता है, इससे मिथ जो है हमारे मस्तिष्क में क्रिएट कर दिए जाते हैं कि इंग्लिश वालों का सिलेक्शन अच्छे से होता है, हिंदी मीडियम वालों का नहीं होता है। लेकिन ऐसी वास्तविकता से इसका कोई संबंध है जो नहीं है, और इसका उदाहरण और नहीं, डिंपल कुमार जी खुद आपके सामने है। अच्छा, एक और बात करते हैं, जब आप इंटरव्यू में गए तो वहां पर आपने देखा होगा कि इंटरव्यू के अंदर जाने से, चैम्बर के अंदर जाने से पहले आप 6, 7 या 8, 10 लोगों को बैठा रखा था बाहर, ठीक है? एक यस दूसरे को आप सब लोग देख भी रहे होंगे कहीं कहीं, तो मन में थोड़ी ग्लानि हुई कि यार ये लोग यार कुछ एक एनएलयू से आ रखे हैं यार, थोड़े से ये कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट है या स्मार्ट है, ऐसा कुछ मानसिक या इंसानी फीलिंग आया था उस समय? सर, एक्चुअली मेरे पास जो बैठे थे महावीर सैनी जी बैठे थे सर, 3 नंबर पे आए हैं अच्छा। जो। हाँ। यस सर। हाँ। और इस तरफ जो बैठे थे सर, वो उनका नाम अंजुम सैफी नाम था कुछ सर। तो ओके। सर मतलब सभी, लगभग सभी टेंशन में थे सर। जैसे सब होते हैं नॉर्मली, लेकिन हाँ। महावीर जी सर काफी ऐसे चिल कर रहे थे। तो उन्होंने सर हमें भी पूरा चिल लिखा सर, कोई दिक्कत नहीं आई सर। ये आपका जो पल है मैं उनके साथ जरूर शेयर करूंगा। मतलब महावीर सैनी जी एकदम चिल रहा करते थे और उन्होंने आप लोगों को भी चिल रखा है। हाँ जी बिल्कुल सर। तो ये भी अपने आप एक अच्छी चीज होती है, मतलब ये भी एक अच्छी जज की खूबी है। और महावीर सैनी जी का भी सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे लग रहा है जुडिशरी के अंदर भी आप लोग एकदम चिल रह के सारी डील हाँ को जो कंप्लीट है जो करोगे, है ना? यस बहुत बढ़िया, तो वहां पर आपको ज्यादा इतना टेंशन वेंशन का एहसास नहीं हुआ। आपके इंटरव्यू बोर्ड में कितने मेंबर्स बैठे थे? सर, 3 मेंबर्स थे सर। तो 3 मेंबर्स बैठा करते थे, और में से मोस्टली सवाल तीनों ने पूछे या एक जज जो है वो एक मेंबर सवाल पूछ रहा था और बाकी के दोनों से ऑब्जर्व कर रहे थे? सर तीनों ने सवाल पूछे थे सर। जैसे वैसे तो फर्स्ट बार में जैसे जो पूछ रहे हैं उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे जो सर बैठे थे उनसे कहा कि आप पूछ लो। और उसके बाद सर थर्ड सर कुछ थे एक उन्होंने। सवाल याद है आपको, क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपको? कुछ याद है? सर सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि जैसे सर मेरे एलएलबी में थोड़े 57% के आसपास नंबर है और ग्रेजुएशन में 53% है। और 10th और 12th में सर मेरे 75% के आसपास कहीं नंबर है। हम्म। तो उनका पहला क्वेश्चन यही था सर कि आपके ग्रेजुएशन में और एलएलबी में इतने नंबर कम क्यों? पहला क्वेश्चन यही था सर। तो मेरा आंसर तो ये था कि सर मैंने जो ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट की थी सर। तो उनका हम्म। प्राइवेट मतलब मैंने सर नॉन कॉलेजियट। तो सर उन्होंने कहा, ओके ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ अभी क्या कर रहे हो जैसे। तो सर मैंने बताया कि सर मैं अभी जेल हूँ हम्म। महानगर सीएमएच ऑफिस में। तो वो वैसे चलो ठीक है, फिर बताओ जो आप मतलब क्या काम होता है आपका, मेनली काम क्या है? तो मैंने कहा सर मेरा मेन काम जो है वो एक तो अ, मामले को डिपार्टमेंट के जो लीगल मामले हैं सर उनमें एडवाइस करना है सर उनको। और उसके साथ ही जो भी कोर्ट केसेस होते हैं सर उनमें जो आप पेश करना और वो सब सर उनको ट्रैक करना होता है सर। तो कहते अच्छा ये बताओ आप कि जो साइन जो होते हैं जवाब दावे पे वो किसके होते हैं?
तो मैंने कहा सर साइन तो जो हमारे एडिशनल सीएमएचओ सर हैं उनके ही होते हैं सर। अच्छा उनको ऑथराइज मतलब क्यों कैसे साइन मतलब सर मतलब बेसिकली वो आपके पूछना जेएलओ चाहते से थे। फिर आपका इंटरव्यू का जो रुख है वो आपके जेएलओ की कार्यशैली की ओर मुड़ जेएलओ गया, की तरफ मुड़ गया। यस सर कौन सा। है ना? जैसे ही आपने बताया कि आप जेएलओ हैं, वर्तमान पद पे कार्यरत हैं, तो आपका जेएलओ की तरफ मुड़ चला गया। फिर आपसे मतलब ये आईपीसी सीआरपीसी के जनरल सवाल जो है वो जनरली नहीं हुए। नहीं है सर ये क्वेश्चन। नहीं हुए। कुछ जीके वगैरह के सामान्य करंट अफेयर के सवाल भी पूछे गए थे आपसे? हाँ सर लीगल करंट अफेयर पूछा गया था मेरे से कि ऐसा कुछ जजमेंट बताओ कि सर जैसे उस टाइम 354 पे एक जजमेंट आया था माननीय उच्च न्यायालय का कि हम्म 354 का जो ट्रायल है वो इन कैमरा होना चाहिए। हम्म दो तीन और गाइडलाइन दी थी उन्होंने तो उसके बारे में पूछना चाहते थे वो कि क्या ऐसा कोई गाइडलाइन आई है क्या उनका ऐसे विचार होगा। तो सर तब मेरे को हम्म। याद नहीं आया सर मैं वो बता नहीं पाया। अच्छा अच्छा, ऐसा भी क्षण आया कि मतलब आप कंटिन्यूली 2-3 सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सर दो तीन नहीं सर मैं 4-5 सवालों का भी जवाब नहीं दे पाया। 4-5 सवाल बैक टू बैक का इनका जवाब नहीं दे पाए। यस सर तो उसमें मेरे को एक नहीं बार आया तो सर। मतलब क्या कहते हैं सिट्टी-विट्टी डाउन हो गई, अरे यार 5 सवाल हाँ कंटिन्यू आज से नहीं बिल्कुल। दे पा रहा हूँ, पता नहीं अब क्या होगा। ऐसा हुआ था? हाँ सर भगवान का नाम लिया था सर मैंने हे भगवान अगला क्वेश्चन मेरे को हे आता हो। भगवान, लाज रख ले, अगला सवाल ऐसा दे दे जिसका मैं आंसर दे सकूं। 5 सवाल नहीं यस बताए अब तो सीधा मामला आउट हो जाएगा, है ना? यस यही लगा सर। ओके। अच्छा भगवान से क्या बोला उस टाइम? हे भगवान क्या दे दे मेरे को फटाफट, मतलब क्या मांगा सर उस टाइम? मैंने मन में ऐसे बोला कि हे भगवान आगे वाला क्वेश्चन मेरे को आता हो और मैंने बस इतना ही बोला उनको। भगवान ने और बोला नेक्स्ट क्वेश्चन तथास्तु, सर मेरे को हाँ तथास्तु। सर नेक्स्ट फिर क्वेश्चन अगला मेरे को आ रहा था सर। क्या सवाल था? अगला सवाल क्या था वो जो आपको आ रहा था? सर उन्होंने उन्होंने नसबंदी फेलियर के केसेस पे कुछ पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इस पे। हम्म। तो मैंने सर बता दिया था एक केस था सर शिव मंगल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जी, शायद यहाँ पर नेटवर्क इश्यू रहा है। तो अभी आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कहीं की कैसे कैसे मतलब इंटरव्यू के अंदर सवाल, जैसे आप किसी वर्तमान गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं तो आप मान के चले कि वहां पर आपसे जो यार सवाल कौन सी जवाब होंगे उससे कनेक्टेड होंगे। यस, वापस हमारे साथ डिम्पल जी जुड़ चुके हैं। तो डिम्पल जी कुल मिला के आपका इंटरव्यू जो है इन सवालों के साथ चला और फाइनली हंसते खेलते इंटरव्यू हो गया। अच्छा, जब इंटरव्यू से बाहर आए, चैम्बर इंटरव्यू फिनिश हो गया है, तो बाहर आते समय इजाजत ली उनसे? यस सर उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है आप जाइए। तो सर हम्म। मैंने बोला ओके सर थैंक यू और फिर वापस मैंने चेयर सर वहीं लगा दी जहाँ से मैंने उठाई थी सर। और आपने फिर खुद सर अपने हाथ से उन चेयर को वापस उस जगह पे रखा, है ना? ये यस ये सर एक ये अपने आप में कर्टसी होती है एक इंटरव्यू कैंडिडेट्स की, कि हमें इस बातों का ध्यान जो रखना चाहिए, है ना? तो आपने जब मॉक इंटरव्यू को अटेंड किए थे तो आपने इन चीजों को काफी सीखा होगा, डिम्पल जी। हाँ जी सर बिल्कुल सर। पहली बार तो सर जब मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तब तो सर इतना पता नहीं था मेरे को। उसके बाद सर हम्म। जैसे जैसे मेरे को पता चला इन चीज़ों का सर मैंने प्रयास किया उसको अपने जीवन में डालने का। चलिए इंटरव्यू के संबंधित और आखिरी सवाल। इंटरव्यू चैम्बर से जैसे ही बाहर आए, चैन की सांस ली या टेंशन गले में डाली, क्या किया? सर टेंशन टेंशन दिल थी सर पहले तो गले में मेरे को लगा नहीं इसका अच्छा नहीं हुआ। जो मैं चाहता था वो मैं नहीं बोल पाया। वो नहीं हो पाया। अच्छा, एक चीज में आप बिलीव करते हैं कि कहीं कहीं जो है मेंस का स्कोर अगर अच्छा होता है तो इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा टेंशन लोड कम रहता है? यस सर डेफिनेटली सर अगर मेंस में स्कोर अच्छा है तो सर फिर इंटरव्यू में सर प्रेशर तो होता ही है अपने पे। लेकिन सर थोड़ा अपने कॉन्फिडेंट थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं सर कि हाँ अब चलो प्रॉब्लम क्या हो है जाएगा कि मैं। राजस्थान के अंदर मेंस का स्कोर पता तो चलता नहीं है। यस सर आपको लास्ट मोमेंट से पता चलेगा कि आपके मेंस का ये स्कोर था। तो इसीलिए उस यस समय सारे कैंडिडेट एक जैसे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एक जैसे होते हैं। वो कैंडिडेट हाई फाई है, वो कैंडिडेट लो है। तो आप इस चीज को पॉजिटिव लेते हो कहीं कहीं, ठीक है ये हाँ सर ये नहीं? सबसे बढ़िया है सर शुरू में अगर पता हो तो सर अगर शुरू में पता हो कि हाँ इतने के नंबर है सर फिर बंदा उस तरह से या तो मेहनत ही नहीं कर पाएगा सर। मेहनत नहीं कर पाए, डाउन पड़ जाए, उसको पता है कि मेरे मेंस में ऑलरेडी स्कोर कम आ रखा है, तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा हाँ डाउन हो जाए, तो आप इस सिस्टम को एग्री करते हो कि हाँ ये अच्छा सिस्टम है ना? बिल्कुल जो सर बहुत कैंडिडेट अच्छा मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनका स्कोर उनको पता नहीं चलना चाहिए इंटरव्यू तक, और ये उनके यस लिए एक तरह से फेवरेबल चीज है। ओके। यस ओके, तो चलो ये आपका रहा। अच्छा, इंटरव्यू के अंदर ऐसा कुछ रहा कि आप कोई डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट भूल गए, कोई गलती कर दी, ऐसा वैसा ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? कोई पीछे से रियलाइज नहीं हुआ, नहीं अरे यार ये सर तो मैं नहीं। भूल के आ गया? हाँ, नहीं अच्छा, सर उस समय पहले से आप सर दो हम्म यस पहले सर बिल्कुल दो तीन बार चेक कर लिए थे डॉक्यूमेंट सर निकलते वक्त भी। और जब घर से निकले तब भी डॉक्यूमेंट चेक किए सर फिर रात को सोने से पहले डॉक्यूमेंट चेक किए हैं सर। सुबह उठते वक्त डॉक्यूमेंट चेक किए हैं सर फिर चलने से पहले एक बार फिर डॉक्यूमेंट चेक किए। ज्यादा ज्यादा फोकस इसी पे था सर कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए।
मतलब आपने रात को शाम के टाइम में डॉक्यूमेंट चेक किए, ठीक है, फिर शाम का जो खाना खा रहे थे उसमें चेक किए, रात को सोने से पहले चेक किए, सुबह उठ के वापस चेक किए, फिर आज रवाना होने से पहले चेक कर लिए। तो आपको मतलब खुद पे डाउट था या घर वालों पे डाउट था, कहीं कोई मेरा डॉक्यूमेंट ही निकाल ले? नहीं सर, डाउट तो किसी पे नहीं था सर, लेकिन फिर भी एक बार श्योर हो जाना सर अच्छा होता है। अच्छा रहता है। ओके, चलिए। सो डिम्पल जी, लौटते हैं अपन मेंस के एग्जाम की तरफ। तो मेंस के एग्जाम के अंदर आपका जो अप्रोच रहा, तो आप प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी शुरुआत में साथ में क्या करते थे? जब आप प्रीलिम का एग्जाम देना बाकी था आपका, प्रीलिम के एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं मैं। यस सर, मैं जैसे सर का नाम बता रहा था मैं आपको, तो हाँ। सर उन्होंने शुरू से कहा था कि पहले दिन उन्होंने कहा था कि प्री की कोई तैयारी नहीं होती, तैयारी हमेशा मेंस की होती है। तो सर शुरू तैयारी से यही हमेशा रहता मेंस की। कि हाँ तैयारी मेंस की ही करेंगे सर, और उसी हिसाब अरे से वाह, तैयारी की सर शुरू से। बहुत बढ़िया। ओके, तो मतलब आपने शुरुआत से ही मेंस को फोकस करके रखा था वहां पे। चलिए, मेंस में ऐसे राइटिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है, तो आपकी आदत थी कुछ ऐसे वैसे लिखने की, या फिर लास्ट मोमेंट्स के अंदर आपने 50 से 60 ऐसे पढ़ लिए और उन्हीं में से कोई आ गया, क्या रहा ऐसे राइटिंग का? क्या ऐसे की स्ट्रेटजी? आदत बिल्कुल नहीं थी सर, ऐसे राइटिंग की बिल्कुल आदत नहीं थी सर। बिल्कुल नहीं लेकिन थी। सर नहीं सर बिल्कुल, लेकिन सर मैं इंग्लिश हिंदी जैसे सर पढ़ने में थोड़ा बिलीव करता था, जैसे मैं पढ़ता रहता था उसको, हिंदी इंग्लिश को पढ़ा था, और मैं बच्चों को पढ़ाता भी था सर। आप पढ़ाते भी थे? यस सर, इंग्लिश पढ़ाता था सर मैं। मेरे गांव में जो मतलब बच्चे थे सर, या जो मेरी फैमिली में जो बच्चे थे, उन सबको लेके मैं बैठ जाता था सर और उनको पढ़ा देता था सर, ताकि तो सर मेरी थोड़ी नॉलेज शौक भी बढ़ था, जाए। और कहीं की वो आर्थिक आवश्यकता को भी पूरी कर रहा था। हाँ, आर्थिक आवश्यकता नहीं थी सर, वो सिर्फ जो पढ़ाई की आवश्यकता सर उसको पूरा करने के लिए था, उसको ताकि सर पूरा मैं करने इंग्लिश के को लिए। थोड़ा बेटर समझ। यस सर, इंग्लिश को बेटर बेटर आप समझने के लिए सर। बेटर समझ पाए। कि टूटने लगे जब हिम्मत तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। कि टूटने लगे जब हिम्मत तो एक बात याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं।